और एक तरह से लगा सकते हैं हमारे जीवन को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। नहीं तो किसी और के काम ज़रूर आएगा। अचीवमेंट जब होती है, जैसे कंप्लीट हो जाता है एजुकेशन, अचीवमेंट मोटिव के बिना, किसी लालच के बिना, किसी पैसे के, तो शायद राइट आते उसी से लेफ्ट होकर मेन रोड पे ही बढ़ता है। यहाँ पे हमारे पास मेडिकल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमेशा से रहा है हमारी संस्कृति में, पर अब वापस नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज फिर मैं एक शख्स को जो कि डॉक्टर्स है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं और एक तरह से लगा सकते हैं हमारे जीवन को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और भविष्य में हमें कैसे आगे अपने आप को स्वस्थ रखें, आगे बढ़ सकते हैं, उसका भी ये लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो हार्ड वर्क होता है, जो एक कंसंट्रेशन होती है और जो मेहनत करनी पड़ती है, वो एक अलग ही होता है। वो तो सारी जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे, सर से लेंगे, जिनका नाम है प्रांशु मेहता और ENT सर्जन है एलर्जी के। तो सर थोड़ा परिचय दीजिए सबसे पहले तो अपना। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर प्रांशु मेहता ENT हेड एंड नेक सर्जन हूँ और एलर्जी में स्पेशलाइज करता हूँ। देखिए, मेहनत तो किसी भी प्रोफेशन में करनी पड़ती है। आप कुछ भी डॉक्टरी मेडिकल लाइन कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है कि करनी पड़ती है जी, ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है, पर इसके लिए एक जुनून होना चाहिए। आपके मन में लोगों की मदद करने की भावना होनी चाहिए। मेहनत तो अपने आप हो जाती है, पर अगर आपका मोटिव, अगर आपका मन के अंदर वो जुनून नहीं है किसी की मदद करने का, तो डॉक्टर प्रोफेशन में आपको सक्सेसफुल होना आसान नहीं है। थोड़ा अपने बारे में बताओ कि आपने कैसे स्टडी की, कहाँ से कैसे पूरा रूट बताइए। देखिए जी, मैं तो स्कूल टाइम से ही मुझे पता था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 11वीं 12वीं यानी 11th-12th से ही मैंने मेडिकल की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। ऑल इंडिया एंट्रेंस होता था हमारे ज़माने में, तब 2000 के करीब मेरी नीट तो अब शुरू हुआ है जी, पहले होता था ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें लगभग 2000 के करीब मेरी रैंक आई थी। उसके बाद MBBS की 5 साल की पढ़ाई में पहले 6 महीने में मैंने कम से कम 2 से 3 बार सोचा होगा कि शायद मैं छोड़ दूं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई का बर्डन नहीं होता, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीनियर्स का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें। पर एक बार आप अंदर घुस गए तो आपको लगता है चलो 2 दिन और करते करते 5.5 साल में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हो जहां पे आपको जाके लगता है कि हाँ, ये सारी मेहनत वर्थ है और ये सब आज आपके नहीं तो किसी और के काम ज़रूर आएगा। अचीवमेंट जब होती है, जैसे कंप्लीट हो जाता है एजुकेशन, अचीवमेंट के बाद जब डिग्री हाथ में आती है MBBS की, तो उस टाइम आप लोग क्या महसूस करते हो कि भाई जो हमने संघर्ष किया था, माँ बाप ने पीछे से पीटा भी था कि चल पढ़, तो सारे के सारी चीज़ें इस टाइम कैसे बदल जाती है? देखो, जब MBBS की डिग्री हाथ में आती है ना, तब समझ आता है कि आप उस बड़े पहाड़ के बेस कैंप पर पहुँचे हो। अभी तो और पढ़ना है, अभी और बढ़ना है। 5.5 साल के बाद समझ आता है कि अभी 5.5 से 7 साल पढ़ाई शायद और बची है, और शायद उससे भी ज़्यादा पूरी ज़िंदगी की। 5 साल में जब हम डॉक्टर बनते हैं तो दुनिया की नज़रों में तो डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे होते हैं बाकी लोगों से, पर हम अपनी फील्ड में बाकी लोगों के सबसे निचले पड़ाव पे होते हैं। नहीं, ऐसे एक चीज़ हो, जैसे MBBS कंप्लीट करना, जो MBBS तक जनरल एजुकेशन आ जाती है मेडिकल में, उसके बाद जैसे स्पेशलिस्ट होता है, आप ENT में आते हो, तो आपने ENT क्यों चुना? देखिए, इसमें भी मैं आपको बोलूँगा, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम ENT चुनते हैं या आप मान लो वो ब्रांच हमें चुनती है। हमने जो रैंक होता है उसके बेसिस पे तो होता है, पर कई बार क्या होता है, आपकी रैंक वाली चीज़ पर और भी स्पेशलिटी मिल सकती है, पर आपको वो स्पेशलिटी मिलती है तो कई बार भगवान आपको किसी एक स्पेशलिटी में भेजता है जो शायद आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, घटना हो जाती है कि नहीं यार, मुझे तो यही बनना, मुझे भविष्य में पब्लिक की जो सेवा करनी है, मदद करनी है, इसी लाइन में करनी है। मुझे कई बार ऐसा होता है ना। देखो जी, ऐसा बहुत होता है। स्पेसिफिकली मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ऑन्कोलॉजी यानी कि हेड एंड नेक कैंसर्स में बहुत रुचि थी। मैं बहुत सारे कैंसर के केसेस अपने कॉलेज में MBBS करते हुए देख चुका था, तो मुझे था कि कुछ ना कुछ करके किसी तरह इस एरिया में इन पेशेंट्स की कहीं ना कहीं पे मैं मदद कर पाऊँ तो मैं खुश रहूँगा। तो ENT में हेड एंड नेक सर्जरी में घुसने का और उन पेशेंट्स से रूबरू होने का और उनको हेल्प करने का और क्योर करने का मुझे एक ऑप्शन मिला, तो इसलिए मैं ENT में एंटर हो पाया। अच्छा, अभी आपके हेल्थ सेंटर में, जो जनकपुरी के B ब्लॉक में हेल्थ सेंटर है ये बना, जहाँ पे आप अभी बैठे हो, यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे मेरे को लगभग 2 साल होने वाले हैं। मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा था MBBS के बच्चों को। फिर मैं वापस घर आया तो मैं जॉब ज्वाइन कर चुका था, पर मुझे एक सज्जन है, उन्होंने बोला कि एक शख्स से मिलवाना है, तो
हमारे अंकल हैं, खन्ना अंकल, अश्विनी अंकल, उनसे मेरे को मिलवाया। उन्होंने मुझे जब बताया कि कैसे ये हेल्थ सेंटर शुरू हुआ था और कैसे चल रहा है और कैसे चैरिटी एक तरह से यहाँ पर, जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कैसे मेहनत करके इसको बनाया है, तो मुझे बस इतना समझ आया कि अगर अपनी पूरी मेहनत में से मैं 0.1% भी यहाँ पे दे पाऊँ, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के, तो शायद वो जो एक्चुअल में हेल्प करने का हमने सोचा था उसमें हम और थोड़े सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उस दिन से आज का दिन है कि मैंने सोचा कि यहाँ आएंगे और यहाँ से कभी कुछ लेके नहीं जाएंगे, बस लोगों की मदद करके जाएंगे। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे स्पेशलिटी में क्या है कि फीस बहुत ही जीरो मात्र मान के अगर मैं लेके चलो 100 रुपीज़, ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, तो 100 रुपीज़ में यहाँ पे जो सर्विस दी जाती है, तो लोग कितने आते हैं? देखिए यहाँ पे आप ऐसे लगा लो, अगर ENT में पहले मैं रोज़ बैठता था, अभी मैं सप्ताह में 1 दिन मिलता हूँ। वो 1 घंटे में 12 से 18 पेशेंट, 20 पेशेंट आ जाते हैं। क्योंकि मरीजों को होता है कि देखिए, अगर उन्हें कोई डॉक्टर अच्छा मिलता है या उन्हें लगता है कि वो एक डॉक्टर की दवाई से ठीक हो रहे हैं, तो वो जुड़े रहना चाहते हैं। थोड़ा हेल्थ सेंटर के बारे में बताओ इसे यहाँ के बारे में। हेल्थ सेंटर को कहाँ पे लोकेशन है, कैसे आना पड़ेगा, कोई आए तो क्या क्या फैसिलिटी है? SRS हेल्थ मिशन स्कूल है। अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ से आते हैं तो पहली मेन छोटी जो रेड लाइट आती है उसी से लेफ्ट होकर मेन रोड पे ही पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास मेडिसिन के डॉक्टर अवेलेबल हैं, जनरल मेडिसिन, MD मेडिसिन। हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास यहाँ पे ENT सर्जन हैं, 2 एक सुबह भी बैठते हैं, एक शाम को। डेंटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिजियोथेरेपी की तो हमारी पूरी टीम है खैर, और सबसे ज़्यादा फ्लो आई थिंक उन्हीं के पास है। उन्होंने पेशेंट्स इतने अच्छे से ट्रीट करे हैं कि वो मिलने ही आ जाते हैं, वैसे ना भी आए तो। होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमारे पास अलग हैं, प्लस बीच बीच में कैंप्स हम करते रहते हैं, चाहे मंदिर में चाहे पार्क में, नहीं तो यहीं लगता है हेल्थ सेंटर में कैंप, जहाँ पे मेडिसिन भी कुछ हम फ्री बंटवाते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमने सुनने की जांच की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है, जो हर वीक में 1 दिन आप ऑलमोस्ट 50% रेट पे यहाँ पे सुनने की जांच करा सकते हैं। मार्केट में जितने मर्जी रेट का होता हो। हियरिंग एड भी हम यहाँ पे चैरिटेबल रेट्स पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ अपनी तरफ से तो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और लोग हैं उसका जो जितना हो सकता है एटलीस्ट फ़ायदा ले रहे हैं। अच्छा, एक मौसम अभी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो इसमें ना अभी पेशेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो कुछ ऐसे एडवाइस करता है कि जो पेशेंट है या एक आम आदमी है, आपकी बात को सुने और इस पर अमल करे और अपने आप को बचाए। आजकल के मौसम में, और वैसे भी अब जो चल रहा है सीज़न, एलर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाली है। जैसे कि सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, छींकें आना, नाक बंद होना, नाक बहना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हैं तो आप डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। अगर कोई लक्षण नहीं है लेकिन आप प्रोन हो, यानी आपको ये सब होता रहता है बार बार, तो कोशिश करें योगा को अपने जीवन में अपनाएं। अनुलोम विलोम और प्राणायाम 2 ऐसी चीज़ें हैं जो नाक की एलर्जी, साइनसाइटिस की दिक्कत, नाक बार बार बंद होना, सर्दी ज़ुकाम होना, आपकी इम्यूनिटी, सबको इतना अफेक्ट करती हैं कि अगर हम उन चीज़ों को नॉर्मल रूटीन में एक पार्ट बना लें तो शायद आपकी फ्रीक्वेंसी बीमार पड़ने की थोड़ी कम हो सके। तो मैं तो यही कहूँगा, कितने ऐसे मेरे पेशेंट्स हैं जो साइनसाइटिस के पेशेंट्स थे, पर इस समय रेगुलर जल नीति करके वो बेहतर होते जा रहे हैं। तो योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमेशा से रहा है हमारी संस्कृति में, पर अब वापस से लोग समझ रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा, और कुछ नहीं, अगर आप अनुलोम विलोम भी 5 मिनट के लिए रोज़ समय निकालते हैं सुबह शाम, तो आप कम से कम कुछ बेसिक बीमारियों से तो बच सकते हैं नाक की। और नाक सही रहेगी तो कान में इन्फेक्शन आपके होगा नहीं। तो आप अपने नाक और कान का ख्याल रखें, और हल्का सा भी आपको लगता है कि अब इन्फेक्शन हो गया है तो डिले ना करें, वेट ना करें, केमिस्ट से जाके दवाई ना लें। चाहे आप हेल्थ सेंटर आएँ, यहाँ पे आपका कोई इतना चार्ज लगेगा नहीं, पर डॉक्टर को कंसल्ट करें, दिखाएं और सही दवा लें। अपने अंदर ज़बरदस्ती का रेजिस्टेंस ना बनाएं, खुद से कोई दवा ना लें। तो ये थे हमारे साथ प्रांशु मेहता जी, जो ENT एलर्जी में सर्जन है, और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अपनी बायोग्राफी भी बताई, किस तरह से हम लोग आगे बढ़े, किस तरह से मेहनत की। आप भी इनकी जो बायोग्राफी सुनने के बाद एक बात मन में ठाने कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ बनना और आगे बढ़ना, क्योंकि एम्स लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ करोगे तो लोग जानेंगे, पहचानेंगे और इज्जत करेंगे, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। और साथ में जो लास्ट वाली बात इन्होंने बताई कि मौसम चेंज हो रहा है, उस पर थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपने आप को बचा के भी रखें। तो मैं विजय कुमार पुनिया, VKB टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।